एक पढ़ी लिखी बहू को उसकी सास रोज सपने में सता रही थी। द्वार पर बैठी हुई सास दोनों हाथों को बहू की तरफ करती है सपने में, और बहू इस सपने से बहुत परेशान थी। वो पढ़ी लिखी थी, किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती है, उसे इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने मन का वहम इसे समझती है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि जो बहू होती है, अब वो दिन को जब नौकरी करने के लिए जाती है अपने घर से बाहर, तो उसे सच में ही ऐसा लगता है कि उसकी सास यहाँ पर बैठी हुई है और हाथों को फैला रही है, मानो जैसे कुछ मांग रही हो। ये परेशान होकर इन सारी चीजों के बारे में जब अपने परिवार से या अपनी माँ से सलाह लेती है या अपने पति से सलाह लेती है, तो उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जो उसने सालों में पढ़ाई की थी ना, वो पढ़ाई एक लंग को धरी की धरी रह जाती है। और वो महिला सोच में पड़ जाती है, क्या ऐसी बातें भी सत्य हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है? आमतौर पर बहुत लोगों से सुना है मैंने, पितृपक्ष अभी चल रहे हैं, जो फिलहाल हाल में पितृपक्ष चल रहे हैं, सभी अपने पितरों के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके नाम का अच्छे से अच्छा दान करना चाहते हैं। लेकिन इनसे विपरीत भी कुछ लोग होते हैं। कहते हैं कि जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, उन पर क्यों पैसा खर्च किया जाए। कुछ पढ़े लिखे लोग। दूसरी बात, वो कहते हैं कि इससे अच्छा है किसी गरीब को खिला दें, इससे अच्छा है मतलब ये सब कुछ है। आपकी बात ये समझ में नहीं आती कि आप गरीब को ही खिला रहे हो। क्या बताया गया है पितृपक्ष में कि अपने उस सगे संबंधी के नाम से किसी गरीब को, गाय को भोजन खिलाइए, कौवे को भोजन खिलाइए, और बहुत सारी चीजें आप दान करें, तो गरीबों में दान करें। पितृपक्ष में यही तो होता है। लेकिन ये लोग करते हैं नहीं। जो कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं और सोचते हैं कि भाई हम सबसे ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं, हमारे जितना ज्ञान किसी में नहीं है। दोस्तों, पितृपक्ष की जो चीजें हैं वो तो रामायण और महाभारत काल से ही चली आ रही हैं। माता सीता ने भी अपने ससुर का यानी पिंड दान किया था। तो इस पर तो हम सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं, लेकिन इस घटना ने मेरे कानों को खोला। मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी तो सभी को देनी चाहिए। आखिर क्यों पितृपक्ष में ही, जिस दिन वो व्यक्ति यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, 5, 6, 7 हमारे यहाँ पर ऐसा बोला जाता है, लेकिन कैलेंडर में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी यानी संस्कृत की भाषा में लिखा हुआ होता है, तो क्यों उसी दिन दिखाई देते हैं जिस दिन उनकी मृत्यु होती है। यानी जैसे कोई छठ को मरा, सप्तमी को मरा, तो वो पितृपक्ष में जो सप्तमी आएगी उस दिन आपको दिख जाएगा, कैसे ना कैसे करके दिख जाएगा, क्योंकि आज उसका भोज है, खाने की बारी है। तो दोस्तों, कैसे एक सास ने 2 साल तक अपनी बहू के नाक में दम करे रखा, जब तक कि उसकी बहू ने उसके लिए खाना नहीं निकाला। क्या वो सास यहाँ से गई नहीं थी? क्या वो इसी जंजाल में उलझ कर रह गई थी जो बहू को इतना परेशान करती है? और पितरों को तो मरे हुए बहुत दिन हो जाते हैं, यानी हमारे बुजुर्गों को मरे हुए बहुत दिन हो जाते हैं। क्योंकि मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मैं एक जवाब भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर पितरों को या बुजुर्गों को मरे हुए 100-100 साल हमारे दादा परदादा जाने कब के गए हैं, लेकिन हम अपने परदादा की आज भी पितृपक्ष पर यानी उनकी तिथि पर उनके नाम का भोज निकालते हैं और गऊ को खिलाते हैं उनके नाम का। मतलब जैसा भी हमसे होता है, भैया हम तो सीधे साधे लोग हैं, ज्यादा टाट टमंडर तो करते नहीं है। बहुत लोग पंडित बुलाते हैं, ये करते हैं, नहीं। हमारे में तो क्या होता है कि खाना जरूरी है निकालना, किसी को खिलाओ, और खाना ही गौ माता को जरूर दिया जाता है, और यहाँ पर कन्या को भी दिया जाता है उनके नाम का खाना, और एक कौओं को भी रखा जाता है, पंछियों को। तो इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर सवाल करते हैं लोग, वो इतने दिन मरने के बाद क्या आपके खाने को खाने के लिए आएंगे? मैं आपको बताऊं उससे क्या बेनिफिट होता है। उस हमारी जो सोल है, जो ऊर्जा है, या हमारे जो पितर हैं, उन्होंने कहीं पर जन्म ले लिया। अब हम उनके नाम का जब खाना निकालेंगे, तो जो वो खाने की एनर्जी है ना, जो उससे एक ऊर्जा प्रकट हो रही है या अच्छी भावना प्रकट हो रही है, तो वो हमारे उस सगे संबंधी को एक बलवान बनाती है और उसके नसीब को अच्छा करती है। वो कहीं पर भी हैं। तभी कुछ लोग अपने बहुत प्यारे करीबी जो घर का सदस्य होता है उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से खाना पीना करते हैं।
तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि हमारा शरीर की जो ऊर्जा है हमेशा ऊर्जा का सूत्र रहता है। आत्मा जो होती है कभी वो बुझ भी नहीं सकती। आग की तरह आपको जलनशील दिखाई देगी लेकिन उसे कोई बुझा नहीं सकता, वो एक ऐसी लो होती है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप जो भी करते हैं ना हमारे पितरों के लिए अच्छा होता है और पितृलोक भी होता है। आप लोगों को पता है अगर हमारे किसी बुजुर्ग ने अच्छा किया है, ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ लोग बुरे भी होते हैं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन जब वो पितृलोक में बैठे हुए होते हैं और उनके नाम का भोजन निकलता है तो वो आपको आशीष देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद को भी ग्रहण कीजिए। एक दादा सही नहीं है तो दूसरे की आत्मा तो अच्छी होगी, वो तो होंगे ना कहीं ना कहीं। तो आप इस बात को समझकर और लिखकर रख लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। किसी ने मुझसे पूछा था कि वो तो कई सालों पहले मर चुके हैं, क्या वो हमारे इंतजार में हैं, कहीं जन्म ले लिया होगा। हाँ, जन्म ले लिया होगा माना, लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं भी तो हमारे घर में पैदा होती हैं जो बहुत नेक प्रिय अच्छी होती हैं, तो उन्हें पितृलोक में भी जगह मिलती है। और जब पितृलोक में हमारे घर का कोई सदस्य जाता है, अगर वो वहां से हमें आशीष देगा तो हमारी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। चलिए आपको लेकर चलती हूँ दिल्ली की शोभा की तरफ। दिल्ली की शोभा ने हमारे पास एक बहुत अच्छी सी और खूबसूरत सी घटना रखी जो उनके जीवन की घटना है। अब दिल्ली की शोभा के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जो शोभा है वो हमेशा हॉस्टल में पली बड़ी थी और हमेशा पढ़ाई लिखाई पर उसका ज्यादा ध्यान रहता है। दोस्तों, शोभा बिहार की रहने वाली थी। बिहार की रहने वाली थी। वो ज्यादा अपने गांव में कभी जाया नहीं करती थी, कभी कभार जाया करती थी। दिल्ली में ही उसने अपनी एजुकेशन अपने आप को कंप्लीट किया। वहीं पर पढ़ाई करने के बाद वहीं पर वो नौकरी करने लगती है। सक्षम महिला, बहुत मजबूत महिला। दूसरी तरफ आपको हम बताते हैं, यहाँ पर एक चंदा नाम की महिला होती है जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। चंदा विधवा होती है। चंदा का एक बेटा होता है, बेटे का नाम शौर्य होता है और शौर्य को चंदा ने बड़े नाजों से पाला था। दोस्तों, जो यहाँ पर चंदा का शौर्य होता है उसने अपने बेटे का नाम बहुत स्याह कर रखा था। हालांकि बचपन में उस बेटे का नाम मूलचंद था, लेकिन शौर्य उस बेटे ने खुद ने ही अपना नाम बदलवाया था कि माँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पढ़ता हूँ और वहाँ पर ये मूलचंद नाम अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इस लड़के ने अपने नाम को ही बदल दिया था। हालांकि कागजों में इसका नाम मूलचंद होता है, तो चलिए हम मूलचंद ही कहेंगे, वैसे शौर्य इसको कहा जाता है। तो दिल्ली में ही ये लड़का भी दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई को पूरी करता है। अब क्या होता है, माँ ने जो विधवा माँ थी बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था मूलचंद को, लेकिन उसकी आंखें लड़ जाती हैं शोभा से। नई बात नहीं है कि आज ही प्रेम कहानियां जन्म ले रही हैं, पहले भी ऐसा होता था और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। अब यहाँ पर शोभा जी आज भी हैं और आज वो काफी उम्र की हो चुकी हैं। अब इसके बाद ये कहती हैं, शोभा जी बताती हैं कि हम दोनों की शादी हो जाती है। करीबन मैं 1 हफ्ता ही अपनी सास के पास रह पाती हूँ। हम दोनों ने नौकरी कर रखी थी तो हमें दिल्ली आना था। हम दोनों अपनी सास को छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन शोभा की जो आत्मा थी यानी स्वभाव जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत स्वभाव था। वो सबका ध्यान रखती थी, लेकिन वो इन चीजों से बहुत दूर रहा करती थी। भूतों को वो बिल्कुल नहीं मानती थी, चमत्कार को बिल्कुल नहीं मानती थी और ऐसी वैसी चीजों पर वो ध्यान ही नहीं दिया करती थी। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, ये सब कुछ हमारे देश के लोग हैं। शोभा तो इस तरह से कहा करती थी, इन्होंने ये सारी चीजें ढोंग बना रखे हैं, जिंदगी पर फोकस ही नहीं करते और तुम अगर इन्हीं चीजों में लगे रहोगे तो जिंदगी पर फोकस नहीं कर सकते और तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। शोभा का ये मानना होता है। दोस्तों, शोभा कभी भी अपनी सास के पास महीने 2 महीने हफ्ते भर भी नहीं रहती है। केवल 1-2 घंटे या 1-2 दिन के समय में वो जाया करती हैं। लेकिन शोभा अपने मायके भी वो कभी भी किसी को समय नहीं दिया करती थी। मायके में भी क्यों नहीं दिया करती थी, क्योंकि जिस प्रेम की प्यार की उसने अपने परिवार से उम्मीद की थी। पिता पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, लेकिन वो प्यार प्रेम पिता ने भी नहीं दिया था, यानी वो बिना परिवार की पली बड़ी थी। आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम मूलचंद के बारे में बात करते हैं। मूलचंद की माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है और अब अपनी बहू से भी बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। यहाँ पर मैं आपको चंदा के बारे में बताऊं। चंदा बुजुर्ग हो जाती है।
बहुत दिन हो जाते हैं बेटे की शादी को, 2 पोती, 1 पोती और 1 पोता हो जाता है। शोभा अपने घर में बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। अच्छा, शोभा एक काम कर दिया करती थी, कभी कभी अपने बच्चों को छुट्टियों में उनकी दादी के पास जरूर भेज दिया करती थी, क्योंकि शोभा को था कि जो प्यार मुझे नहीं मिला मेरे बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। तो दादी जो चंदा थी वो अपने पोती पोतों से बहुत प्रेम करती है, उसे अपने पोती और पोते बहुत प्यारे लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर चंदा जो होती है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने बेटे पर एक पड़ोसी पर फोन कराती है और कहती है कि बेटा, उस समय ऐसे फोन थे कि घर घर में लाइन बिछी थी और उस तरह के फोन थे। यहाँ पर चंदा उस पड़ोसी से फोन कराती है और कहती है कि बेटा, बात करती है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे यहाँ से ले जा, लगता है मेरा आखिरी वक्त आने वाला है और मैं अकेली नहीं मरना चाहती। जब ये बात शोभा को पता चलती है तो शोभा अपने पति से कहती है कि देखो जी, तुरंत जाकर माँ जी को लेकर आओ, मैं माँ जी की सेवा करूंगी, माँ जी को अच्छे से रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण देखो एक बुजुर्ग महिला की कैसी हालत हो रही है। शोभा ने कई बार बीच में कोशिश की थी कि माँ आप हमारे साथ चलो, हम आपके एक लौते बहू बेटे हैं, आप हमेशा यहाँ पर रहती हो और मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेली रहती हो। तो यहाँ पर चंदा हमेशा ये कहकर टाल दिया करती थी कि बेटी, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हो, मेरा वहां पर मन कैसे लगेगा, यहाँ पर मैं लोगों को देख लेती हूँ तो मेरा मन लग जाता है। बुजुर्गों के मन की भी तो बात होती है, शहर जैसे कबूतर खाने में बुजुर्गों का मन नहीं लगता, ये 100% एक अच्छी बात है। और दोस्तों, आपने देखा होगा फ्लैट में तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे एक पिंजरे नहीं होते हैं, उनमें इंसान कैद है कबूतरों की तरह। वाकई में ही लोग कहते होंगे फ्लैट बहुत अच्छी जगह है, सोसाइटी कुछ भी कहते होंगे, लेकिन मैं कहूँ ना अपने दिल की बात, मुझे तो दूर से देखने में ऐसे लगते हैं जैसे किसी इंसान को जबरदस्ती एक पिंजरे में बंद कर रखा है और वो वहां पर दूसरों की बताई हुई जिंदगी जी रहा है। ना अपनी छत है, ना अपनी जमीन है, क्या जिंदगी, क्या पैसा, उसे भी हम लोन पर लेते हैं। ये कहते अरे अपने खुले घर में रेल फैल के कैसे भी रहो। अब दोस्तों, यहाँ पर चंदा का आखिरी टाइम होता है। बेटे बहू चंदा को अपने साथ दिल्ली ले आते हैं। दिल्ली आने के साथ वो एक हाई सोसाइटी में रहा करते थे, पैसे पहले से ही बहुत कमाए थे, यानी फ्लैट में रहा करते थे। फ्लैट को बड़े, अरे पहले तो अरे फ्लैटों में लोग रहते हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें, आज कोई नहीं पूछता फ्लैटों को, पता है ना आपको। अब यहाँ पर चंदा अपने बेटे बहू के पास आ जाती है और शोभा ने भी अपनी नौकरी, क्योंकि बहुत दिन से कर रही थी, तो जहाँ पर वो नौकरी करती है वो कहती है कि मैं जल्दी जाऊंगी यहाँ से और सुबह लेट आऊंगी, क्योंकि मेरी सास आखिरी वक्त में चल रही हैं, मैं उनका पूरा साथ देना चाहती हूँ। जब चंदा अपनी बेटे की बहू को देखती है तो बड़ी गदगद हो जाती है। बहुत सेवा करती है शोभा अपनी सास की, पैर दबाने, रात को 11 बजे तक सर दबाना, पैर दबाने, सेवा करना, उठाना बैठाना। दोस्तों, ये बात तो बहुत अच्छी थी, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर उसमें ये चीज बहुत अच्छी थी। शोभा ने अपनी सास की इतनी सेवा की कि उसकी सास 1.5 साल तक बिस्तर पकड़ लेती है, लेकिन मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि सेवा हो रही थी ना। 1.5 साल तक शोभा का भी अपनी सास को देखकर मन लग जाता है। अब उसका ड्यूटी जाने का भी मन नहीं करता है। जो प्यार उसे अपनी माँ से नसीब नहीं हुआ था, वो प्यार उसे अपनी सास से नसीब हो रहा था। शोभा कहती है कि माँ, मैंने तो बहुत वक्त गुजार दिया, व्यर्थ समय गवा दिया, मैं आपके पास जाया करती तो आप मुझे इतना ही लाड करती। तो यहाँ पर चंदा कहती है कि मेरा है ही कौन, मेरी बेटी तू है और बेटा ये है, नन्हे मुन्ने 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है, और तुम तो सब मेरी जान हो। और तभी यहाँ पर चंदा कहती है कि परमात्मा, कोई भी दुख तकलीफ हो तो मेरे बच्चों पर ना आना चाहिए, वो दुख तकलीफ मेरे ऊपर आए और मुझे तुम ले जाना, लेकिन मेरे बच्चों को पूरी आयु देना, मैं आपसे यही कामना करती हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर 1.5 साल तक शोभा की सास रहती है। सास रहती है 1.5 साल तक, लेकिन शोभा नौकरी भी किया करती थी, वो थोड़ी थोड़ी सी चलने लगती है। तो पितृपक्ष जब आते हैं इस 1.5 साल के अंदर, तो सास पितृपक्ष में ससुर जी के लिए खाना निकाल देती है। अब शोभा मेहनत और सेवा तो बहुत कर रही थी, लेकिन वो इस बात के बहुत खिलाफ थी। कहती कि माँ, मुझे इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं है और मैं ये चीज़ें नहीं कर दूंगी। यहाँ पर चंदा ने कहा कि बेटी, तुम्हारे ससुर जी का पितृपक्ष में इस दिन को श्राद्ध होता है। तो शोभा ने एकदम से अपनी माँ से सास से कहा कि देखो माँ, मैं दिल के रिश्तों को समझती हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती और आप प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना।
अब बेचारी सास अनपढ़ चंदा, कोई बात नहीं बेटा, उसने ऐसे कहकर टाल दिया, उसकी करनी उसके साथ है। दोस्तों तभी यहाँ पर चंदा की मृत्यु हो जाती है, यानी सास अपनी एक जिस तरीके से वो इस दुनिया से चली जाती है। सास जब इस दुनिया से चली जाती है तो शोभा बिल्कुल टूट जाती है, बिखर जाती है कि मैं अब माँ जी के बिना कैसे रहूंगी। बच्चे भी रोते हैं क्योंकि वो तो छुट्टियों में रहकर आया करते थे, और यहाँ पर जो मूलचंद है उसका तो बुरा हाल होता है, क्योंकि कभी भी उसकी माँ ने उसे महसूस नहीं होने दिया था कि वो बिना बाप का बेटा है, यानी बिना पिता के बड़ा हुआ है। अब यहाँ पर शोभा अपनी सास को अंतिम विदाई देती है, और अंतिम विदाई के साथ साथ प्रणाम कर कहती है कि माँ जी हम पर अपनी अच्छी कृपा बनाए रखना, और माँ को घर से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे 13 दिन भी निकल जाते हैं। महिला के 13 दिन होते हैं ना, वक्त गुजरने लगता है, वक्त धीरे धीरे गुजरता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो वो 12-13 दिन होते हैं ना, शोभा ने उन 12 दिनों में भी अपनी सास के लिए भोजन नहीं निकाला। एक रिवाज होती है कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो 12 या 13 दिन तक उनके लिए चंदिया या थोड़ा सा भोजन निकाला जाता है, लेकिन शोभा ने ये नहीं किया क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करती है। दोस्तों पहले दिन नहीं किया, दूसरे दिन शोभा की सास दरवाजे पर बैठकर हाथ फैलाए बैठी हुई थी, यानी शोभा को सपने में दिखाई देती है। शोभा इसे केवल एक अपनी चेतना समझती है कि भाई मेरे साथ मेरी सास रही थी, ध्यान नहीं देती है इस बात पर, और इस बात को यहीं पर छोड़ देती है। 13 दिन तक वहां पर कहाँ वो थे, 13 दिन तक शोभा को शोभा की सास नजर आती है चंदा, और वो हाथ फैलाए रसोई में खड़ी है। आज दरवाजे पर थी, फिर रसोई में हो जाती है। धीरे धीरे 13 दिन के बाद भी ये सब कुछ मामला चलता रहता है। दोस्तों यहाँ पर जो शोभा की सास थी वो करीबन जो पितृपक्ष आते हैं, हालांकि पहला पितृपक्ष में जब किसी की मृत्यु होती है तो पहले में निकाला नहीं जाता, लेकिन पितृपक्ष जो आते हैं उससे करीबन 15 या 20 दिन पहले ही मरी थी। अब वो छठ को उसकी मृत्यु होती है। जो चंदा होती है शोभा की सास होती है, अब वो अपनी बहू को इसी तरह से दिखाई दे रही थी, पितृपक्ष में भी दिखाई दे रही थी। बहू को नहीं पता था पितृपक्ष चल रहे हैं, फ्लैट में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। अब यहाँ पर जो शोभा है जब भी नौकरी करने जाया करती तो उसे सपने की बात दरवाजे पर आकर ध्यान आ जाया करती कि मेरी सास यहाँ पर हाथ करके बैठी हुई है। अब उसके मन में सोच विचार आने लगते हैं कि सास को चाहिए क्या, ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि सोते ही आंख झपकते ही सास आ जाया करती थी और दोनों हाथों को फैलाने लगती थी और धीमे से मुस्कुराया करती थी, आशीर्वाद भी देती थी, लेकिन कुछ मांगा करती थी। ये चीजें शोभा को दिन पर दिन खाए जा रही थी। अब ये चीजें उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगी थी। अब शोभा एक दिन अपने दरवाजे से गुजर रही थी, वो छठ का दिन भी चला जाता है। छठ का दिन कहती है शोभा, बताती हैं शोभा जी हमें लिखकर भेजती हैं कि मेरी जो मैंने ओढ़ने वाला बिस्तर ओढ़ रखा था उसे किसी ने खींच दिया था। मतलब इतनी जोर की ताकत यहाँ पर उस बहू को महसूस होती है जो शोभा होती है। और वो कहती है कि मुझे साफ साफ दिख रहा था मेरी सास ने मेरा जो ओढ़ने का बिस्तर है वो खींचा था, जिसे मैं ओढ़कर सो रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों एसीयू में रहना था, एसी चला करते थे तो उसमें ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी तरह से शोभा को करीबन 4 महीने हो जाते हैं। 4 महीने तक वो सास दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं। घर में बर्तन अपने आप गिरने लगते हैं, घर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। सास अब गुस्से में दिखाई देती है, जो अब तक हंस रही थी वो अब गुस्से में दिखाई देती है। कुछ मांगती है, बोलती नहीं है, लफ्ज़ हिलते हुए दिखते हैं। अच्छा एक खास बात है, जो आपके अपने इस दुनिया से गए हैं, अगर वो बिना बोले आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं तो वो आपको सच में ही दिख रहे हैं। अगर आपको अपने गए हुए इंसान अगर बोलते हुए नजर आ रहे हैं तो ये एक अलग बात है, यानी उनकी आवाज़ आ रही है तो आपके मन का वहम हो सकता है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, लफ्ज़ हिला रहे हैं, हंस रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं तो वो आपको जता रहे हैं कि कुछ न कुछ आपसे कमी हुई है। यही सब कुछ चंदा कर रही थी शोभा के साथ। अब शोभा इन सारी बातों से परेशान होकर वो रात को नींद की गोलियां लेने लगी थी। मतलब उसका दिमाग इतना डिस्टर्ब हो चुका था, तो इन बातों को वो अपने पति से साझा करती है, मूलचंद से।
तो मूलचंद इन बातों को जानता था, लेकिन वो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ रखता है क्योंकि दोनों की प्रेम कहानी थी और मूलचंद कभी भी अपने घर की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहता था। मूलचंद कहता है कि तुम्हें नहीं, मुझे भी माँ दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं माँ का खाना करता तो तू मुझे डांटती। लेकिन 13 दिन के खाने के बारे में मूलचंद को भी नहीं पता था क्योंकि वो भी ज्यादातर दिल्ली जैसे शहर में ही रहा था। दोस्तों, ये दोनों अज्ञानी होते हैं। अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मूलचंद के गांव जाते हैं। मूलचंद के गांव जब ये जाते हैं तो वहां पर चंदा की जो और इनके परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं तो परिवार वाले बहुत गुस्सा होते हैं। क्या चंदा इस दुनिया में नहीं रही है? अरे हमें बताया भी नहीं, हम तो उसके लिए रोने के लिए भी नहीं गए, हमें लगा वो तो दिल्ली में सही रह रही है। बेटा तुम इतने बदल गए, क्या शिक्षा इतना बदल देती है, तुम अपनों को भूल गए। यहाँ पर चाचा ताऊ डांट लगाते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हम कम से कम आते तो सही। लेकिन इन लोगों ने सब कुछ शहरी तरह से कर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों जब डांट पड़ती है तो गर्दन नीची करके खड़ी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर घर वाले एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित कहते हैं कि उनकी आत्मा भूखी भटक रही है, आपको उनके नाम का 13 दिन का भोजन निकालना होगा, उनके नाम का दान करनी होंगी कुछ चीजें। और अब वो अगर आपको गुस्से में दिखाई दे रही हैं तो वो थक चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, यहाँ पर भूखे भटकते हुए। ये तुम लोगों ने गलत किया है। दोस्तों वो अपने गांव से उस पंडित को लेकर आते हैं, घर में हवन कराते हैं। हवन के साथ साथ जो शोभा होती है उसे यकीन हो जाता है क्योंकि सास खुली आंखों से शोभा को दरवाजे पर बैठी हुई नजर आया करती थी, कभी कभी बच्चों के पास बैठी हुई नजर आया करती थी, कभी कभी घर में घूमते हुए नजर आया करती थी। तो शोभा अपनी सास से माफी मांगती है, कहती है कि माँ जी मैंने तुम्हारे नाम का भोजन निकाल दिया है। और दोस्तों जब पितृपक्ष आते हैं तो यहाँ पर तारीख पर निकाला जाता है कि छठ के दिन शोभा की सास चंदा की मृत्यु होती है। शोभा भी समझ जाती है और हर साल वो अपनी सास के पितृपक्ष में भोज निकालती है। और उसके बाद उसकी सास उसे कभी जब भी दिखाई देती थी तो मुस्कुराते हुए दिखाई देती थी, कभी गुस्से में नजर नहीं आती है। तो कभी कभी ना हम ऐसी गलतियां कर देते हैं अनजाने में, जानबूझकर करें तो इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर आपको पता है सारी चीजें और आप फिर भी किसी का पितृपक्ष में खाना नहीं निकाल रहे हैं तो आपके घर में चीजें गलत होना शुरू हो जाएंगी। इस बात को अपने ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, हम जानबूझकर कोई गलती करते हैं। शोभा जी कहती हैं कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, आज मेरी उम्र भले ही कितनी हो गई हो लेकिन मैंने अपने बच्चों को भरपूर ज्ञान दिया है कि बेटा जो सत्य सनातन धर्म में लिखा हुआ है वो सारी बातें सत्य हैं। मैं इस दुनिया से चली जाऊं क्योंकि शोभा जी के बच्चे बहुत बड़े हो रहे हैं, ये पुरानी बात है। वो कहती हैं कि मैं सभी को सीख देती हूँ, जो मैं कंपनी में जब उसके बाद नौकरी करती हूँ तो सबसे कहती हूँ कि भैया पढ़ाई एक तरफ है और हमारा धर्म और ज्ञान एक तरफ है, हमें हर रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये बात तो मुझे शोभा की बहुत अच्छी लगी, सच में है ऐसा तो होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेम था इन दोनों में। अब यहाँ पर इनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कितने लोगों को पितृपक्ष में जिस दिन उनके चाहने वालों की मृत्यु होती है वो उसी तिथि को दिखाई देते हैं जिस तिथि को उनकी मृत्यु होती है? हमें कमेंट बॉक्स में ये राय लिखकर जरूर भेजना मेरे प्यारे परिवार। और यहाँ पर इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या सीखने को मिला है? जो भी सीखने को मिला हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मेरे प्यारे परिवार का अब नाम लेने की बारी है। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा मेरी प्यारी बहन, बहुत अच्छी बहन है। सीमा बहन लखनऊ से बड़ी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। केबी ज़्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। प्रमोद कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। रजनी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई कैसे हो मेरे भाई। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री लाटू बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। सपना बहन कैसी हो। खुशी सिंह बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा मेरी प्यारी बहन, आपने पूछा था कि आप क्या हरियाणा से हैं? हाँ बहन, मैं हरियाणा से हूँ और प्रॉपर ही हरियाणा की सीमा पर हम पढ़ते हैं।
हम ना तो यूपी के तो है नहीं, लेकिन बॉर्डर पर पड़ते हैं हरियाणा और यूपी पे। आप समझ चुकी होंगी कि मैं कहाँ की हूँ। सुरेंद्र पाल कौर जो मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा बहुत अच्छी बहन है। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। विनोद पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दलाल मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। मधुप मनमा कैसे हो आप, बहुत अच्छी माँ हो। राजकुमार निर्मलकर बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे भतीजे और भतीजी कैसे हैं। जयश्री 16-2 बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अनिल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी हैं और हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। मेरे बड़े भाई हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर HB जम्ब बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन। गीता उपाध्याय, मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है, इनके भी 2 बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं। गीता उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज कुमार बहुत अच्छी बहन है। मंजू बहन बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मदन तोमर बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती मेरी प्यारी माँ कैसे हो आप। ऐश्वर्या माँ बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ। यहाँ पर राकेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। और यहाँ पर सरयू बाला मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर प्रवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। मधु उपमन माँ भी दोबारा नाम आ गया है। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता तीसरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश कुमार बहुत अच्छी बहन है। करुणा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा मिश्रा। सुशील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। नंद सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सुशीला देवी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला देवी। रेखा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी माँ बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। यहाँ पर सुभाष चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चौहान भाई। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। लूना राम मोदी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। और यहाँ पर राजकुमार निर्मल कर मेरे बड़े भाई, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत उम्दा इनके कमेंट होते हैं। बिटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन। बिटी का बॉस आपके कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं। बीना पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रमन बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर सिंह बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नारायण स्वरूप बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सभी परिवार वालों का नाम मैंने ले लिया है। गुलजारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बड़ा मेरा परिवार है। सीता भारद्वाज बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। और यहाँ पर राजकुमार निर्मलकर भाई के बारे में हमने आपसे बात की थी, बहुत अच्छे भाई हैं। कन्हैया लाल बहुत अच्छे भाई हैं। प्रतिभा मारू बहुत अच्छी बहन है मेरी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। उषा रानी भी बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर आप सभी लोग ना बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा मेरा परिवार है। आपके साथ और विश्वास से आपकी बहन यहाँ तक पहुँच पाई है। ऐसी वीडियो को आगे शेयर किया कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग जागरूक हों और उनकी ज़िंदगी में जागरूकता भर आए, ताकि पढ़ाई के आड़े यानी पढ़ाई के चक्कर में हमारी आत्माओं को या हमारे जो सत्य सनातन धर्म है इसको हानि ना पहुँचे। तो इन चीज़ों को पढ़े लिखे लोगों को भी सुनना चाहिए और सभी के साथ आपको शेयर करना चाहिए। मेरे चैनल को जो लोग देखते हैं, कोई वकील है, कोई जज भी है मेरे चैनल पर, पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। कोई डॉक्टर है, मेरे डॉक्टर सुरेश सोनी भाई डॉक्टर हैं, एक और भाई डॉक्टर हैं, मतलब पेशे से बहुत अच्छे लोग हैं। विदेश तक से मुझे लोग सुनते हैं। सऊदी अरब से मुझे सुना जाता है, कुवैत से मुझे सुना जाता है, अमेरिका से मुझे सुना जाता है, लंदन से मुझे सुना जाता है। तो वहाँ पर ये सब लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो आपको भी इन चीज़ों को समझना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे और दोपहर की वीडियो किसी कारण बस नहीं आई क्योंकि मैं आज बहुत व्यस्त थी। कल हाजिर होंगे एक सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।